आपका स्वागत है। आज हम भारत में हाल ही में जो चेहरे जो व्यक्ति चर्चा में रहे हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास ये पर्सन्स इन न्यूज national.pdf से कुछ जानकारी है। इसमें नई नियुक्तियां हैं, कुछ सम्मान है और कुछ जानी मानी हस्तियों के बारे में भी हालिया अपडेट्स हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ ये खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि इनका मतलब क्या है, इनका असर क्या हो सकता है। सही कहा, मतलब कौन किस पद पर आया, किसे कौन सा सम्मान मिला या कौन हमें छोड़कर चला गया, ये सब घटनाएं मिलकर क्या कहानी कहती हैं, यही देखना है। हाँ, तो चलिए फिर इस जानकारी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि सतह के नीचे क्या है। प्रशासन है, न्यायपालिका, कॉरपोरेट जगत, कला, विज्ञान, कई अलग अलग क्षेत्रों से खबरें हैं। और कोशिश करेंगे कि इन सबको जोड़कर भारत की जो बड़ी तस्वीर बन रही है उसे थोड़ा समझ सकें। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? नियुक्तियों से? हाँ, मुझे लगता है नियुक्तियों से शुरू करना ठीक रहेगा। कई नाम हैं, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। उन्होंने मई 2025 में शपथ ली है। हाँ, 14 मई को देश के 52वें CGI बने हैं वो, जस्टिस संजीव खन्ना के बाद। ये तो अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन इसमें कुछ और भी खास बात है ना? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जस्टिस गवई इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध व्यक्ति हैं। अच्छा। और दूसरे दलित व्यक्ति हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट और भारतीय न्यायपालिका में आप कह सकते हैं बढ़ती हुई विविधता का एक बहुत साफ संकेत है। मतलब ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से ये सिंबॉलिक से ज्यादा है। ये दिखाता है कि नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर सामाजिक समावेशिता मतलब सोशल इंक्लूजन वाकई बढ़ रहा है। लेकिन उनका कार्यकाल शायद ज्यादा लंबा नहीं है। हाँ, ये बात है। उनका कार्यकाल इसी साल 23 नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा, तो काफी छोटा कार्यकाल है। फिर भी ये नियुक्ति अहमियत रखती है बहुत। और सुप्रीम कोर्ट में हाल में कुछ और जज भी नियुक्त हुए। जनवरी में जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन आए। हाँ, और फिर मई में ही 3 और जज, जस्टिस अंजारिया, जस्टिस श्रीराम और जस्टिस चंदूरकर। तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी नई नियुक्तियां। इसका क्या असर होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश की कानूनी दिशा तय करता है ना? तो हर नई नियुक्ति कोर्ट की जो सामूहिक सोच होती है या भविष्य के जो फैसले होते हैं उन पर असर डाल सकती है। ये न्यायिक संतुलन को, इंटरप्रिटेशंस को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, अब न्यायपालिका से थोड़ा हटकर कॉर्पोरेट जगत की तरफ देखें। प्रिया नायर का हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL की पहली महिला CEO और MD बनना, ये भी तो एक बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर। HUL भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में से एक है और पहली बार कोई महिला उसकी कमान संभाल रही है 1 अगस्त 2025 से। ये कॉर्पोरेट इंडिया में जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ HUL के लिए नहीं, शायद पूरे सेक्टर के लिए एक प्रेरणा बने। सही कहा। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, उन्हें सेबी के बोर्ड में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हाँ, ये भी है। मतलब एक प्रमुख कंपनी की CEO अब मार्केट रेगुलेटर के बोर्ड में भी हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं? कोई हितों का टकराव या कुछ और? देखिए, ये एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। इससे सेबी को शायद कॉर्पोरेट जगत की जो जमीनी हकीकत है, जो चुनौतियां हैं, उसकी सीधी समझ मिल सकती है। हाँ, हितों के टकराव का सवाल उठ सकता है, वो हमेशा रहता है ऐसी स्थितियों में, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह रेगुलेटर और इंडस्ट्री के बीच बेहतर समझ बनाने में मदद कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक नियुक्ति हुई है। अनीश दयाल सिंह नए डिप्टी NSA बने हैं। हाँ, अगस्त 2025 में, और उन्हें खास तौर पर आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा मिला है। डिप्टी NSA का पद कितना अहम होता है? ये नेशनल सिक्योरिटी सेटअप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और किसी को खास तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नियुक्त करना ये शायद दिखाता है कि देश के सामने जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद है या मान लीजिए उग्रवाद है, साइबर सुरक्षा के खतरे हैं, उनसे निपटने की रणनीति पर और ज्यादा फोकस है। हाँ। अच्छा, और विज्ञान के क्षेत्र में VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को भी नए डायरेक्टर मिले हैं। जी, राजू राजन A। उन्होंने 1 अगस्त 2025 को पद संभाला है S उन्नी कृष्णन नायर की जगह। VSSC तो बहुत महत्वपूर्ण है इसरो के लिए ना? हाँ बिल्कुल, ये इसरो का वो मुख्य केंद्र है जहां हमारे रॉकेट बनते हैं, PSLV, GSLV सब वहीं डेवलप होते हैं। तो ऐसे सेंटर में लीडरशिप बदलना भारत के जो महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम हैं जैसे गगनयान है या आगे के चंद्र मंगल मिशन हैं, उन पर असर डाल सकता है। मतलब वहाँ निरंतरता और नई सोच दोनों की जरूरत होती होगी। बिल्कुल। नियुक्तियां थीं जो दिखाती हैं
कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व बदल रहा है या मजबूत हो रहा है। सही कहा। और हर बदलाव के अपने मायने हैं। अच्छा, अब जरा सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात कर लें। हाँ, करते हैं। इसमें भी कुछ दिलचस्प पैटर्न्स दिख रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल के दिनों में कई देशों से उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। सबसे ताज़ा नामीबिया का है, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस। हाँ, जुलाई 2025 में। और लिस्ट तो काफी लंबी है। त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस, बारबाडोस, कुवैत, गुयाना, नाइजीरिया। तो क्या यह सिर्फ औपचारिक सम्मान है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ संधियों या व्यापार पर ही नहीं टिकते। ये जो सम्मान होते हैं, ये अक्सर दो देशों के बीच बढ़ते रिश्तों का, आपसी समझ का, कूटनीतिक मजबूती का एक प्रतीक होते हैं। जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को लगातार इतने देशों से सम्मान मिलते हैं, तो ये वैश्विक मंच पर उस देश की बढ़ती स्वीकार्यता या फिर खास कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा हो सकता है। मतलब ये भारत की बढ़ती ग्लोबल प्रोफाइल का एक इंडिकेशन है। कह सकते हैं। स्रोत में इन सम्मानों के पीछे के खास कारण तो नहीं दिए गए, लेकिन ये पैटर्न ध्यान खींचता है। पहचान की बात चली है तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं का भी जिक्र है। भारतीय महिलाओं ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, जैसे मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया बनी। रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। हाँ, ये अक्टूबर 2024 की बात है। फिर रिया सिंघा मिस यूनिवर्स 2024 बनी और निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024। जी। तो क्या ये सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड की खबरें हैं? ऊपरी तौर पर शायद ऐसा लगे, लेकिन इसे भी आप वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पर देख सकते हैं। ये दिखाता है कि भारतीय महिलाएं अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। और एक बहुत ही अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम की पर्यावरणविद हैं वो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम मैगजीन ने उन्हें अपनी 2025 की विमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल किया है। और वो अकेली भारतीय महिला है उस लिस्ट में। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। पूर्णिमा देवी बर्मन वो हैं जो हरगिला आर्मी चलाती हैं। ग्रेटर एजुडेंट स्टॉक मतलब हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। अच्छा। उनका टाइम जैसी बड़ी वैश्विक पत्रिका में आना दो बातें साफ करता है। एक तो ये कि पर्यावरण संरक्षण अब दुनिया भर में एक मुख्य मुद्दा बन चुका है, और दूसरा ये कि जो लोग जमीनी स्तर पर चुपचाप काम करते हैं, उनके प्रयासों को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है और मिलनी चाहिए। ये तो बाकी पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत प्रेरणादायक होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ नई नियुक्तियां हैं जो भविष्य की दिशा तय कर रही हैं, दूसरी तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हैं जो भारत की वर्तमान स्थिति और प्रभाव को दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने कुछ ऐसे दिग्गजों को भी खो दिया है जिनका भारत की पहचान बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, ये हमेशा एक दुखद पहलू होता है। हाल के समय में कई ऐसी हस्तियां हमें छोड़कर चली गई जिनका योगदान हम भुला नहीं सकते। सबसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करना होगा। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के तौर पर। बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, आरबीआई गवर्नर रहे और वित्त मंत्री भी। और वित्त मंत्री के तौर पर जो 1991 के आर्थिक सुधार थे, हाँ, लिबरलाइजेशन, उनके तो वो मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं। उन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी थी। उनका जाना तो वाकई भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के एक युग का अंत है। सही कहा। उनके काम के प्रभाव पर आज भी कितनी बहस होती है, यही उनकी विरासत के महत्व को दिखाता है। संगीत की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी क्षति हुई। उस्ताद जाकिर हुसैन। ओहो हाँ, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक। उनका निधन 15 दिसंबर 2024 को हुआ। 73 साल के थे वो। उस्ताद जाकिर हुसैन सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्लोबल एम्बेसडर थे। उनकी उंगलियों में जो जादू था, पूरी दुनिया के संगीत प्रेमी जानते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कई ग्रैमी अवार्ड्स। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान शायद ये था कि उन्होंने भारतीय तबले को विश्व मंच पर एक अलग ही पहचान दिलाई। उनकी कला तो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और लोक संगीत ने भी अपनी एक अनमोल आवाज खो दे। शारदा सिन्हा जी, बिहार कोकिला। हाँ, 5 नवंबर 2024 को उनका निधन हुआ। 72 साल की थी। उनकी आवाज में एक खासियत थी। बिल्कुल, बिहार और मिथिला की मिट्टी की खुशबू थी उनकी आवाज में। उनके गाए हुए जो पारंपरिक लोकगीत हैं, खासकर छठ पूजा के गीत, वो तो करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें भी पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था। जी हाँ, उन्होंने लोक संगीत को जो सम्मान और पहचान दिलाई, वो अतुलनीय है।
विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र से भी एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच नहीं रहा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। हाँ, 25 अप्रैल 2025 को उनका निधन हुआ। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे वो। उनका योगदान तो बहुत बड़ा रहा है। बहुत बड़ा और बहुआयामी। इसरो चीफ के तौर पर उनके नेतृत्व में भारत का स्पेस प्रोग्राम नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। खासकर जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हाँ, उसके विकास और सफलता में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा काम है। बिल्कुल। शायद उनका सबसे स्थायी योगदान जो माना जाएगा वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मुख्य वास्तुकार के रूप में। अच्छा, NEP 2020 उन्होंने ही ड्राफ्ट की थी? हाँ, वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने इसे तैयार किया। ये नीति भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था में बड़ी बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। इसका असर तो आने वाले कई दशकों तक महसूस होगा। तो उनका जाना विज्ञान और शिक्षा दोनों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अपूरणीय क्षति है, कह सकते हैं। एक और वैज्ञानिक जिनका हाल में निधन हुआ वो है डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। हाँ, 20 मई 2025 को। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उनका मुख्य काम किस क्षेत्र में था? उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। खासकर सर फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर उन्होंने जो स्थिर अवस्था सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी दी थी। हाँ, बिग बैंग के विकल्प के तौर पर। बिल्कुल। हालांकि आज बिग बैंग मॉडल ज्यादा माना जाता है, लेकिन उनका काम वैज्ञानिक सोच को चुनौती देने वाला और आगे बढ़ाने वाला था। उन्हें भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला था। बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इन सभी हस्तियों का जाना वाकई एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ गया है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की कहानी सिर्फ उसकी वर्तमान घटनाओं से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों की विरासत से भी बनती है जिन्होंने उसे बनाया है, उसे आकार दिया है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, नई नियुक्तियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और इन गुजर चुकी महान हस्तियों की विरासत है, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर एक ऐसे भारत की है जो लगातार बदल रहा है, बहुत डायनामिक है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेतृत्व में नए चेहरे आ रहे हैं, विविधता बढ़ रही है, जैसे जस्टिस गवाई का CGI बनना या प्रिया नायर का HUL की कमान संभालना। हाँ। दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति, भारत की पहचान मजबूत हो रही है, चाहे वो कूटनीतिक सम्मान हो या सौंदर्य प्रतियोगिताएं हों या फिर पूर्णिमा देवी बर्मन जैसी पर्यावरणविद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना हो। और साथ ही हम उन स्तंभों को भी याद कर रहे हैं, उनके योगदान को समझ रहे हैं जिनकी नींव पर आज का भारत खड़ा है। बिल्कुल। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधार, उस्ताद जाकिर हुसैन की कला, डॉक्टर कस्तूरीरंगन की वैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टि, ये सब आज भी कितने प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो ये एक मिलीजुली तस्वीर है। इसमें निरंतरता भी है, कंटिन्यूटी भी है और बदलाव भी है, चेंज भी है। पुराने स्तंभ जा रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत प्रेरणा दे रही है। बिल्कुल। और नई पीढ़ी आगे आ रही है, कमान संभाल रही है और अपनी जगह बना रही है। ये दिखाता है कि भारत एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही गतिशील दौर से गुजर रहा है। सही कहा। तो आज हमने हाल की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं और उनसे जुड़े व्यक्तित्वों पर एक नजर डाली, उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास थे। जी। ये सब हमें देश में जो हलचलें चल रही हैं उसकी एक झलक देते हैं। हाँ, और ये सब देखकर, ये सब बातें सोचकर एक सवाल मन में आता है। क्या? जैसे डॉक्टर कस्तूरीरंगन की जो शिक्षा नीति है NEP 2020, उसका जमीन पर असली असर कब और कितना दिखेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, या जैसे 1991 के सुधारों का मूल्यांकन आज हम करते हैं, भविष्य में शायद और अलग ढंग से किया जाए। तो ये विरासतें कैसे विकसित होती हैं? और जिस तरह से भारत बदल रहा है, नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, वो भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचते रहना चाहिए। बिल्कुल। इस विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है।